हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ए के ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को जान रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोग जाने थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग जानने वाले हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन भी अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। देखिएगा, पार्श्विक विस्थापन को हम आपको डायग्राम से समझ रहे हैं, समझिएगा वैसे ही होगा जैसा होता है। देखिएगा पार्श्विक विस्थापन में कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे हम बना लेते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए हम बना लेते हैं। समझिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कांच है। कांच मतलब समझते हैं शीशा। ये मेरा क्या है, कांच है, राइट। ये कांच है मेरा, कांच। अब बाहर मान लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, जल ही ले लेते हैं, जल। तो बताइए जल हमारा क्या होता है। जब कांच और जल का कंपेयर करते हैं तो जल मेरा क्या हो जाता है, विरल हो जाता है, और ये क्या हमारा हो जाता है, सघन हो जाता है। कांच, जल और कांच में कंपेयर करेंगे तो कांच मेरा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और जल हमारा क्या हो जाएगा, विरल। अब समझिएगा ये कांच है और जो बाहर मान लेते हैं मेरा जल, इधर बाहर जल मतलब इधर भी तो हमारा जल ही ना होगा। जब कांच के बाहर हमारा जल लिए तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, जल ही हो जाएगा। अब समझिएगा हम लोग क्या करते हैं, अच्छे समझिए। ये हमारा कांच है, हम प्रकाश की किरण को कांच से होकर गुजार रहे हैं। अच्छे से समझिएगा, आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जिस बिंदु पर आ रही है इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचेंगे, राइट। अभिलंब खींच दीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं, हम छोटे ही खींच दे रहे हैं। देखिए ये मेरा अभिलंब हो गया। तो अब बताइए ये जो किरण आ रही है कहां से आ रही है, विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। ये प्रकाश की किरण विरल से हो रही है और सघन में हम लोग ला रहे हैं। तो जब बताइए, हम बताएं आपको कि जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाती है तो किधर मुड़ जाती है, सॉरी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, राइट। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसको अभिलंब की ओर हम मुड़ा लेते हैं। ये इस तरह हमारा मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर, राइट। प्रकाश की किरण को किधर जाना चाहिए था, इस तरह एकदम अपने रास्ते सीधे चल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं गई। सीधे न जाकर कहां पर चली गई, ये हमारा मुड़ गई अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर क्यों मुड़ गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ता ही मुड़ता है, राइट। अब इतना हमारा काम हो गया। अब आप लोग समझिएगा, अब ये जो किरण हमारा काम करेगा, ये जो किरण काम करेगा, अब आपतित किरण काम करेगा। अब देखिए, अब जो प्रकाश की किरण इधर आई, अब जब बाहर निकलेगा तो कहां से निकलेगा, सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में। अब यहां से जब प्रकाश इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, ये विरल सघन से विरल में आएगा, सघन से विरल में आ जाएगा। मतलब ये किरण हमारा काम करेगा आपतित किरण का। ये सॉरी ये किरण मेरा आपतित किरण, ये जो आ जाती है इधर, तो ये मेरा कौन सा किरण होती है, अपवर्तित किरण, राइट। अपवर्तित किरण, ये किरण आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब बताइए ये जब किरण बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, सघन से विरल से निकलेगा। सघन से स्टार्ट होगा, विरल के बाहर निकलेगा। मतलब इस बिंदु पर मान लेते हैं हम अभिलंब खींच दे रहे हैं, अभिलंब खींच दी, राइट। ये मेरा क्या हो गया, अभिलंब। अब बताइए ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है। तो अभी आप ही बताइए, जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाती है तो किधर हो जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। मतलब ये अभिलंब से मेरा क्या हो जाएगी, इस तरह दूर भाग जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो अब देखिए, अगर इसको जब इस तरह हम पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह, राइट। इस तरह कुछ हमारा जाएगा। और समझिए एक बार और, ये आ रही किरण आपतित किरण विरल से सघन में जा रही है। विरल से जब सघन में जाएगी तो कहां पर, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, ये आपतित किरण। अब बताइए जब ये किरण बाहर निकलेगा, जब ये किरण बाहर निकलेगा तो अब बताइए कैसे निकलेगा, सघन से विरल में जा रही है। ये किरण जब बाहर जाएगा तो मतलब सघन से विरल में जाएगी। अब प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाती है तो हम लोग क्या नाम देते हैं, अभिलंब से दूर जाती है। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। ये अभिलंब हुआ, अभिलंब से ये मेरा दूर चली गई, राइट। अब देखिए ये हमारा कौन सा भाग है, ये जो भाग है आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है। आपतित किरण का बढ़ाया हुआ मतलब इसका जो ओरिजिनल रास्ता है, ओरिजिनल रास्ता इधर था लेकिन इधर न जाकर मुड़ गई अभिलंब की ओर, क्योंकि विरल से सघन में आ रही है। अब देखिए
इस वाले किरण को अब अच्छे से बता रहे हैं कौन किरण को क्या नाम है, समझिएगा। अब देखिए ये जो किरण है इसको कहते हैं हम लोग निर्गत किरण, निर्गत किरण, राइट। ये किरण हमारा कौन सा है, ये किरण आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है, तो लिख देंगे आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग, आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है ये, राइट। ये कौन सा किरण है, मेरा आपतित किरण, आपतित किरण, राइट। इससे हमें क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये भी मेरा क्या है, अभिलंब ही है, क्या है, देखिए ये भी मेरा क्या है, अभिलंब है। ये सारी क्रियाएं हो रही हैं किसके लिए, पार्श्विक विस्थापन। अब आपको समझ में आ जा सकता है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। देखिए ये मेरा निर्गत किरण है, ये आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है, ये निर्गत किरण, ये आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग। इन दोनों के बीच ये जो हमारा जितनी दूरी है, ये जितना दूरी है इतना दूरी है, जो लंबवत ये दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है निर्गत किरण और आपतित किरण का बढ़ाए हुए भाग के जो बीच की ये जो लंबवत दूरी है, इसके ही हम लोग क्या करते हैं, इसको ही हम लोग क्या करते हैं, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, इसे ही हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। निर्गत किरण और आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग की जो बीच की लंबवत दूरी ये होती है, इतना दूरी ये जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, राइट। तो बहुत इजी से आप लोग को समझ में आ गया। तो पार्श्विक विस्थापन को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिएगा। आपतित किरण, सॉरी, जब प्रकाश की किरण को किससे हम लोग गुजार रहे हैं, ये कांच के सिल्ली से गुजार रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण को कांच के सिल्ली से होकर गुजारा जाता है, तब निर्गत किरण एवं आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग के जो बीच की लंबवत दूरी होती है, क्या कहलाती है, मेरा वे पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, राइट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं हम, क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण को कांच की सिल्ली से गुजारा जाता है तो निर्गत किरण एवं आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म में, सॉरी, ये हम किससे, कांच के सिल्ली से होकर गुजारते हैं, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग की जो लंबवत बीच की जो लंबवत दूरी है, इसे को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये था मेरा पूरा पार्श्विक विस्थापन। अब ये जो हमारा डायग्राम बना है, तो पार्श्विक विस्थापन अगर पूछेगा तो इसको सबसे पहले डिफिनेशन लिखिएगा, फिर डायग्राम बना दीजिएगा, राइट। यही जो हमारे, अब ये बताइए, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें कितने किरण को मतलब हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें दो किरण आया हुआ है, एक ये आपतित किरण का बात हुआ है, एक आपतित किरण और दूसरा हमारा निर्गत किरण। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि कांच के सिल्ली से दो किरण का आरेख बनाइए, कांच के सिल्ली से होते हुए दो किरणों का आरेख बनाइए। तो दो किरण एक हमारा आपतित किरण हो जाता है और दूसरा किरण क्या हो जाता है, निर्गत किरण। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांच के सिल्ली से होकर दो किरणों का आरेख बनाइए। तो यही मेरा डायग्राम बनेगा, यही इसी तरह डायग्राम बनेगा, यही पूरा एक्यूरेट डायग्राम बनेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पार्श्विक विस्थापन इतना लिख कर इतना ये डायग्राम उतार लीजिएगा। अब फिर क्या कीजिएगा, फिर एक नया हेडिंग दीजिएगा। नया हेडिंग क्या दीजिएगा कि नया हेडिंग क्या दीजिएगा, नया हेडिंग ये रहेगा कि कांच के सिल्ली से दो किरणों का आरेख, कांच के सिल्ली से दो किरणों का आरेख हेडिंग दीजिएगा और फिर इस डायग्राम को बना लीजिएगा। तो मेरा 2 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। तो आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, कांच के सिल्ली से दो किरणों का आरेख। हमारा पार्श्विक विस्थापन खत्म हो गया।
सॉरी पार्श्विक विस्थापन भी खत्म नहीं हुआ, इसको अब हम लोग देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पार्श्विक विस्थापन हमारा किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब अगला टॉपिक मेरा क्या है कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें जो हम लोग का आंसर होगा कि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आप लोग लिखिएगा इसका आंसर कि पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिएगा, पहला किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए पार्श्विक विस्थापन जो होता है, पार्श्विक विस्थापन जो होता है वो कांच के मोटाई पर निर्भर करता है। कांच के मोटाई पर मतलब ये कांच का सिल्ली जितना ही मोटा रहेगा, जितना ही मोटा रहेगा, मतलब कांच की मोटाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे भी मेरा पार्श्विक विस्थापन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब पार्श्विक कांच जितना ही मोटा होगा उतना ही पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा। राइट। तो पहला हमारा क्या हुआ, पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई पर निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन कांच के मोटाई पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, निर्भर करता है अर्थात कांच जितना ही रुक जाइए थोड़ा सा, कांच की मोटाई जितना ही अधिक होगा पार्श्विक विस्थापन भी उतना अधिक होगा। पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होगा, उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। राइट। मतलब ये कांच की मोटाई जैसे जैसे कांच का मोटाई जितना ही अधिक रहेगा, ये पार्श्विक विस्थापन अभी इतना है, ये मोटा रहेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। राइट। अब दूसरा बात देखिएगा। अब देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण, आपतित किरण और विलंब के बीच जो कोण बनता है ये मेरा आपतन कोण कहलाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो मेरा पार्श्विक विस्थापन है आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। मतलब आपतन कोण जितना ही अधिक होगा, आपतन कोण जितना ही अधिक होगा मेरा क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन ही अधिक होगा। मतलब आपतन कोण के बढ़ने से पार्श्विक विस्थापन भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर ये लिखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण पर निर्भर करता है मतलब अर्थात क्या, आपतन कोण के मान बढ़ने से, आपतन कोण के बढ़ने से पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ता है। पार्श्विक विस्थापन भी क्या होता है, बढ़ता है। ये था मेरा पूरा, ये दो बातों पर निर्भर करता है मेरा पार्श्विक विस्थापन। पहला कांच की मोटाई पर निर्भर करता है, मतलब कांच की मोटाई जितना ही अधिक होगा मेरा पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होगा। और दूसरा आपतन कोण पर निर्भर करता है मेरा पार्श्विक विस्थापन। आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही मेरा पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, चलेगा, वो भी क्या होता है, चलेगा, बढ़ता हुआ चलता रहेगा। राइट। समझ गए आप लोग। अब हम लोग इसमें ही एक क्वेश्चन के जैसा देखते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन है कि जब हम लोग घरों में आप लोग देखे होंगे खिड़की लगा होता है शीशे का, कांच का। अगर शीशे से मतलब अंदर से देखेंगे, कांच के बाहर की वस्तुओं को देखेंगे तो वहां पर हमें क्या दिखता है, नहीं दिख पाता है, वहां पार्श्विक विस्थापन नहीं देखने को मिलता है। जब आपके घर में अगर लगा होगा कांच का ये खिड़की और रूम में से अगर उस कांच से देखेंगे बाहर की वस्तुओं को, तो बाहर की वस्तुओं को मतलब जब देखेंगे तो पार्श्विक विस्थापन को नहीं, अपवर्तन या पार्श्विक विस्थापन को नहीं देखा जा सकता है। आखिर क्यों नहीं देखा जा सकता है,
क्योंकि जो हम लोग के घर में जो यूज होता है उतना ये ज़्यादा मोटा नहीं होता है। मोटा क्या होता है, मोटा नहीं होता है वो शीशा। अभी हम बताएं कि मोटा होगा तो पार्श्विक विस्थापन और अधिक हमको देखने को मिलेगा, लेकिन जो घर में यूज होता है ये शीशा, वो क्या होता है, जो खिड़की में लगा रहता है वो कांच, वो क्या होता है, मतलब थोड़ा सा पतला रहता है, उतना ज़्यादा मोटा नहीं रहता, पतला होता है। अब पतला होने के कारण जब उस शीशे से प्रकाश जाता है तो उस शीशे के प्रकाश जिस पथ पर जाता है उस पथ से हम लोग को पार्श्विक विस्थापन नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए जब हम घर के जो लगा रहता है कांच और उससे बाहर देखेंगे तो बाहर की वस्तुओं को पार्श्विक विस्थापन या अपवर्तन नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जो यूज होता है हम लोग के घरों में जो शीशा वो होता है, मतलब इसकी अपेक्षा क्या होता है, पतला होता है। पतला होने के कारण अभी हम बताएं कि शीशा जितना ही मोटा रहेगा पार्श्विक विस्थापन भी उतना अधिक होगा। तो वहां पर शीशा हमारा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला जब हो जाता है और उससे जब प्रकाश जाता है, तो उस प्रकाश के पथ पर नहीं देखने को मिलता है हमारा पार्श्विक विस्थापन। इसीलिए क्या होता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं पार्श्विक विस्थापन को अपने घर की खिड़की के बाहर की वस्तु। राइट, तो मेरा टॉपिक क्या रहेगा, सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ये लीजिए। देखिए यही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि किसी मकान के खिड़की के शीशे बाहर की वस्तुओं को देखते समय हम अपवर्तन के प्रभाव अर्थात पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं कर पाते। आपको अच्छे से हम क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो हम लोग घरों के खिड़कियों में यूज होता है, शीशे का, कांच का जो खिड़की यूज होता है, जब उससे हम लोग बाहर की वस्तुओं को देखेंगे तो हम लोग इसका अपवर्तन का प्रभाव अर्थात मतलब पार्श्विक विस्थापन को नहीं देख पाते हैं। आखिर क्यों नहीं देख पाते हैं अपने घरों के शीशे से खिड़की के बाहर को वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं, पार्श्विक विस्थापन को क्यों नहीं देखता है? इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो घर के खिड़कियों में हमारा जो कांच यूज होता है वो जो कांच होता है पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। और अभी हम बताए हैं कि कांच जितना ही मोटा रहेगा पार्श्विक विस्थापन हमको उतना ही देखने को अधिक मिलेगा। राइट, हम लोग घरों में यूज जो होता है खिड़की में पतला होता है, और जब पतला होगा तो पार्श्विक विस्थापन ना के बराबर दिखेगा। बात सही है, नहीं दिखेगा। जब पतला रहेगा तो पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, नहीं दिखने को मिलेगा। कैसे नहीं दिखने को मिला, जब पतला होता है शीशा और उससे जब प्रकाश की किरण जाती है तो किरण के पथ में होने वाली जो पार्श्विक विस्थापन होती है नहीं दिखेगी। तो क्वेश्चन यही लिखा गया है, क्यों इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि खिड़की के शीशे पतली होती है और हम किरण के पथ में होने वाली पार्श्विक विस्थापन को नहीं देख पाते। पतली होने के कारण जब प्रकाश जाती है तो उस किरण के पथ में होने वाली जो पार्श्विक विस्थापन होती है वो नहीं हमको देख पाती है, नहीं दिख पाती है। यही इसका रीजन है। राइट, ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग क्या करते हैं अब आगे के टॉपिक को बढ़ाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्तनांक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपवर्तनांक के बारे में। इतने का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आई है। देखिए अपवर्तनांक होता क्या है, देखिए किसी भी अगर माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना हो, जैसे जल का या कांच का किसी भी माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना हो, कुछ नहीं करना है, शून्य में प्रकाश की चाल को ले लेंगे और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में कहने का मतलब जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक चाहिए उस माध्यम का अगर प्रकाश की चाल ले लेंगे, दोनों का अनुपात निकालने तो मेरा उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा। एक बार और देखिए हमारे एकदम साक्षात लिखा हुआ है क्या कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल कहने का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कहने का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। तो अगर किसी भी माध्यम को अगर अपवर्तनांक निकालना है तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल मतलब c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को cm द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू लिख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? म्यू या n के द्वारा भी सूचित किया जाता है, स्मॉल एन, इसी को भी क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। तो c/cm मतलब शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जब इस पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो एकदम एक्यूरेट 100% गारंटी देता हूँ कि आपको एकदम पूरा से समझ में। क्या तो अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखिए शून्य में प्रकाश की चाल तो समझ में आ रहा है कि हम लिख देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो नीचे लिखा हुआ है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कहने का मतलब है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कहने का मतलब है जिस माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं उस माध्यम का चाल हमको लिखना है।
जैसे हमको पानी का अपवर्तनांक निकालना है, पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो पानी का चाल हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर वही पूछ रहा है, जब हमें पानी का अपवर्तनांक निकालना होगा तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में कहने का मतलब पानी में प्रकाश की चाल, क्योंकि हम लोग पानी का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, राइट। तो इस पर ये सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हम क्या करते हैं आप लोग को समझाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन आप लोग जब बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसने का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन बताते हैं, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें। देखिए जो लिखा हुआ है ये मेरा क्या है, ये मेरा फॉर्मूला है अपवर्तनांक का, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें पानी का अपवर्तनांक निकालना है कि पानी का अपवर्तनांक होता क्या है। तो देखिए हम पानी का अपवर्तनांक निकालते हैं। देखिए पानी का अपवर्तनांक निकालते हैं, पानी का जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक करने का मतलब किसी माध्यम हम क्या लिए पानी, मतलब पानी का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य कहने का मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है आप लोग बताइए, 3 लाख होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, राइट। बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कहने का मतलब है पानी में प्रकाश की चाल। उस माध्यम मतलब, उस माध्यम कहने का मतलब कौन सा हम माध्यम लिए हैं, पानी माध्यम लिए हैं, मतलब पानी में प्रकाश की चाल हमारा क्या होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है आपको? अब देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया, ये 3 से देखिए 3 को 0 से 3 को 0 कट गया। अब इसको आप कटा सकते हैं, कैसे कटेगा बताइए। 25 से कटेगा तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 बचेगा 0, 25 दूना के 50, 25 से कट जाएगा, 25 से कटेगा बताइए, फिर क्या करिए 5 से कटेगा इसको, 5 6 के 30 हो जाएगा, 0 60 हो जाएगा, 5 के क्या हो जाएगा 20, 2 हो जाएगा, 5 50 25 हो जाएगा। और ये अब क्या से कटेगा बताइए, कब से कट सकता है आप ही लोग बताइए, 45। और जब ये देखिए 3 से कट सकता है, 3 दूना के 6, 3 ले 20, 3 ले 15, 3 45, 5 ले भी कट जाएगा, 5 3 15, अब 5 की क्या हो जाएगा 20, मतलब कितना है 4/3। और 4/3 को भाग देंगे तो कितना होगा, 4 है कम में 4, 0 बचेगा, ये 3 मतलब 1 पॉइंट कितना आएगा हमारा, 1 पॉइंट हमारा कितना आएगा 33, 1.33, मतलब पानी का अपवर्तनांक मेरा क्या आया 1.33। कुछ दिक्कत है आपको? कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक बार और हम बताते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब हमें पानी का अपवर्तनांक निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कहने का मतलब उस माध्यम, हम कौन सा माध्यम लिए हैं, पानी माध्यम लिए हैं, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन हम आपको और बता दे रहे हैं, कांच में निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक। कांच का जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो समझिएगा, कांच का अपवर्तनांक कहने का मतलब बताइए, उस शून्य में प्रकाश की चाल मतलब किसमें, हमारा निर्वात में कितना होता है 3 लाख होता है किलोमीटर प्रति सेकंड, बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम मतलब कौन सा माध्यम लिए, कांच। और कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है हम बताएं आपको, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया, ये देखिए 5 को 0 से कितना कट गया, ये 5 0 कट गया, 3/2 बचा, घटेगा तो कितना होगा 1.5, कटेगा तो 1.5, मतलब कांच का अपवर्तनांक कितना है होता है आप लोग बताइए, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। आप लोग देख लीजिएगा बुक में भी 1.5 होता है और पानी का 1.33। तो इस तरह होता है हमारा अपवर्तनांक निकालने की सारा फंडा, आपको बहुत ही इजी, राइट। तो ये सब इस तरह हमारा है। और किसी का निकालना चाहेंगे तो अब देखिए, अब किसी भी चीज को निकालना चाहते हैं तो उसमें प्रकाश की चाल मालूम होना चाहिए। हमें कांच पानी का निकालना है तो पानी में प्रकाश की चाल हमें मालूम था, निकल गया। शून्य में तो हमेशा याद ही है, और कांच में हमें पता है। और आप चाहेंगे हीरा में प्रकाश की चाल हम लोग को पता नहीं है, तो सब क्या किया जाता है, अपवर्तनांक को याद किया जाता है, इस तरह बनाया नहीं जाता है। एग्जाम में अगर पूछ दे इस तरह पूछेगा तो पानी और कांच से ही पूछेगा और ज्यादा से कोई नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पानी में प्रकाश की चाल कितना, अपवर्तनांक कितना होता है, इस तरह पूछेगा। तो आपको पूरा हम लिखवा देंगे किसमें कितना होता है, राइट। अब हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ बिंदु को, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। चलिए ये देखते हैं, ये जो है हम लिखे हुए टेबल है क्या, कुछ पदार्थों का ये अपवर्तनांक, मतलब कुछ बहुत सारा पदार्थ है उसका हम लोग अपवर्तनांक याद रखेंगे कि कैसे क्या होता है। एग्जाम में पूछा आता है, हमेशा पूछता है 1 या 2।
देखिए एक और हमारा जो पदार्थ लिए हैं वो तरल है, तरल मतलब द्रव अवस्था में जो होता है वो। तो कैसा, वायु जैसे हो गया पानी, केरोसिन, एल्कोहल, टर्पेन, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पिघला, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है मेरा तरल है, तरल पदार्थ है। इसका अपवर्तनांक ये सब है, वायु का 1.003, पानी का 1.33, हम आपको अभी बनाकर दिखाएं कि 1.33, केरोसिन का इतना, इस तरह है। और एक और क्या है, ठोस है, जो पदार्थ ठोस है, जैसे ठोस अवस्था में पाया जाता है उसका अपवर्तनांक कुछ अलग होता है। बर्फ का जैसे क्राउन कांच, फिल्टर कांच, कनाडा बाल्सम, और ये माणिक्य, नीलम, सेंगा, नमक, हीरा, ये सब हमारा इसका अपवर्तनांक। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये जो मेरा हीरा वाला है, हीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या है जो याद करने लायक है उसको हम बता दें। अब पानी का याद कर लीजिएगा, और किसका, एल्कोहल का जैसे, और बेंजीन का है, बेंजीन का आप लोग याद कर लीजिएगा, और बर्फ का, ये तो हीरा का तो कभी नहीं भूलना है, हीरा क्योंकि बहुत बार पूछता है, 2.42 होता है। केरोसिन का और वायु का, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगर आपका मन है पूरा याद करने का तो और बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, और आप पूरा याद रखते हैं तो। अब आप बताइए, इसमें कोई भी एक ऐसा अपवर्तनांक हमको दिखाइए जो 1 से कम हो। कोई भी ऐसा अपवर्तनांक नहीं है जिसका क्या हो, 1 से कम हो। मतलब यहां से पॉइंट ये निकलता है कि अपवर्तनांक का मान 1 से कम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं इतना सारा अपवर्तनांक में कोई भी 1 से कम नहीं है, 1 से ज्यादा ही है, तो 1 से कम नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे किस पदार्थ का, कौन सा पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरा का। किसका, हीरा का, मतलब सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा का। और ये दिख रहा है आप लोग को, चलिए दिख रहा है, हाँ। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। देख रहे हैं 2.42 है, और सबका इससे कम है, राइट। क्या होता है, सबसे वो क्या है हमारा, कम है। और सबसे कम कौन है बताइए आप, सबसे कम हम आपको दिख रहा है किसको, वायु का। वायु का सबसे कम है, मतलब सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है। किसका हमारा होता है, वायु का होता है। किसका होता है, वायु का सबसे कम अपवर्तनांक है। आप लोग मिला लीजिए, सबसे कम है, और सबसे ज्यादा हमारा हीरा का। और अब आप लोग देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक आपका और सबसे जितना ही कम, देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, उतना ही अधिक होगी, राइट। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम होगा उसका क्या होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा। ये था मेरा पूरा आज पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तनांक के बारे में। इससे जो क्वेश्चन आता है हमेशा आता है पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तनांक आप लोग कभी भी मिस मत कीजिएगा, हमेशा इससे आता है 1 या 2। कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, राइट। इसमें खत्म हो गया हम लोग का। तो इतना हम लोग का पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तनांक के बारे में था। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक प्यारे से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से क्या होता है, एक अंदर से मोटिवेशनल जगता है। जब मोटिवेशनल जगता है तो मन करता है आप लोग को एक से वीडियो दिया जाए, अच्छा क्वालिटी का दिया जाए। तो आप लोगों को इसमें कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, हम जरूर बता देंगे अगले वाले क्लास में। तो चलिए चलते हैं, हम लोग अगले वाले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू।